चलो ये देखो, अब ध्यान से सुनो। कल हम लोग पढ़ रहे थे जनन, और जिसमें जनन के विषय में आपको शुरू से फिर बता दे रहे हैं। आपने जब जनन पढ़ना स्टार्ट किया था तो अपने समान संतान को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक। अलैंगिक जनन जिसमें नर और मादा भाग न ले, ना माने वही निषेचन ही न हो, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। यानी वहाँ क्या होगा, विखंडन हो सकता है, या द्विविखंडन, मुकुलन या खंडन, या फिर बीजाणु जनन, कायिक जनन, या पुनरुद्भवन। इतने तरीके से हो सकता है, यानी दो भाग में टूटकर। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा जनन। जनन का दूसरा प्रकार लैंगिक जनन, जिसमें एक लिंगी और द्विलिंगी को आपने देखा। एक लिंगी किसे कहते हैं? जिसमें एक ही लिंग हो ना, एक लिंग अलग हो, एक लिंग अलग, जैसे नर और मादा अलग अलग लिंग वाले हों तो उसे, और जिसमें दोनों लिंग एक में ही हों उसे द्विलिंगी। जैसे केचुआ है, जोक है, द्विलिंगी ना। हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे, कुछ केचुए है भाई। इतना हम लोगों के यहाँ जो गाना गाते हैं, ये गाना में सही नहीं है। गाना अगर सही सही लागू होता है तो केचुआ और जोक के लिए ना, वो दोनों लोग जिएते मरते साथ है। केचुआ मरा तो केचुइन मर जाएगी, और केचुइन मरी तो केचुआ मर जाएगा। क्यों? क्योंकि केचुआ और केचुइन एक ही में है ना। हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे, समझ लो ना, तो वहीं चलेगा। और देखो, इसके बाद आप लोगों ने देखा था, आपके यहाँ मेन टॉपिक था नर जनन तंत्र और मादा। नर के विषय में हम लोगों ने देख लिया, मादा के विषय में भी कुछ हम लोगों ने देखा था। देखो, आप लोगों को ये बता दिए थे कि ये जैसे मान लो ये ठीक, बात मत करो भैया। ठीक, ये देखो है लड़के, ये वाला कहलाता है क्या, कल बता दिए थे, ये गर्भाशय है। ये फैलोपियन ट्यूब, यफ्टी है फैलोपियन ट्यूब। यहाँ सर्विक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सर्विक्स। ग्रीवा, हिंदी में ग्रीवा, अंग्रेजी में सर्विक्स। ये योनि यानी वजाइना, वेजाइना, ठीक, और योनि, ये ठीक, योनि। आगे ये वाला फैलोपियन ट्यूब था, ये अंडाशय है। क्या है? अंडा। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। अंडाशय की संख्या 2, एक एक जोड़ी यानी 2, एक इधर एक इधर, ठीक। ये भी फैलोपियन ट्यूब की भी संख्या 2। देखिए, एक पीरियड्स का जो समय होता है वो 28 दिन या 24 दिन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 24 या 28 का। तो एक बार इधर अंडाणुओं का निर्माण होगा और एक बार इधर, यानी एक बार इस इस अंडाशय में और एक बार एक पक्षियों में केवल अंडाशय की संख्या 1, ठीक। ये बता दिए थे। फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। स्पर्म जब आता है यहाँ किस माध्यम से? योनि से। तो सर्विक्स से होता हुआ ये या तो इस तरफ एक जाएगा, लाखों की संख्या में आते हैं। 7 ml स्पर्म में कम से कम मिलियन, 2-3 मिलियन के करीब रहता है। और जिसमें से कुछ पूंछ वाले होते हैं, कुछ बिना पूंछ। जो पूंछ वाले होते हैं वही गति करते हैं, और जो बिना पूंछ वाले होते हैं गति नहीं करते। अब बताओ, अगर मान लो अंडाणुओं का निर्माण इस तरफ हुआ है, ये कहलाता है, ये जो झालर नुमा संरचना दिख रही है इसे कहते हैं झालरदार या फिब्री, फिम्ब्राई,
ठीक, इसे फिम्ब्रा। ये क्या करता है, यहाँ के अंडाणुओं को जो यहाँ बन गया है, अब बनने के बाद परिपक्व अंडाणु को ये पकड़ लेता है, कौन, ये झालरदार फिम्ब्री, और ले जाके कहाँ छोड़ देता है, फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ से स्पर्म प्रवेश करेगा, तो स्पर्म जब प्रवेश किया तो जा करके अगर किससे निषेचन कर लिया, यानी फैलोपियन ट्यूब में जा करके अंडाशय से निषेचन कर लिया, तो ऐसी स्थिति में निषेचन तो होगा फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन फैलोपियन ट्यूब जो है वो बहुत पतली नली है, यानी यहाँ पर बच्चे का निर्माण होना संभव नहीं है। तो बच्चे का निर्माण कहाँ होगा भैया, गर्भाशय में। कहाँ, गर्भाशय। तो ये मांसपेशियों का बना होता है और खोखला होता है। यह 5 किलो वजन तक को थाम सकता है, 5 किलो वजन को संभाल सकता है, कौन, गर्भाशय। ठीक, गर्भाशय 5 किलो वजन को भी संभाल सकता है। और जब यहाँ मान लो यहाँ देखो क्या हुआ, ये तो गर्भाशय है, ऊपर देखो, ऊपर वाले एरिया में अंडाणु गति नहीं करते, अंडाणु गति नहीं करते, यानी ओवम जो होता है वो गति नहीं करता। आपको ये भी बता दिए हैं, नर में स्पर्म और मादा में ओवम, यानी स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो क्या हो जाता है, निषेचन। क्या, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। और निषेचन जब हुआ तो निषेचन के बाद ये क्या बना लेते हैं, जाइगोट। क्या बना देते हैं, युग्मनज, युग्मनज, यानी ये क्या है, नर युग्मक, ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना निषेचन, और मिल करके भ्रूण का निर्माण करना युग्मनज, यानी मिला तो निषेचन हो गया। निषेचन होगा तो स्पर्म में पाया जाता है भैया, स्पर्म में एक क्रोमोसोम होता है। स्पर्म जैसे ये है, तो ये देखो इसका सिर वाला भाग है, ये सिर वाला भाग, यहाँ से कुछ खंडित भाग रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य भाग, या ये, और यहाँ से ये पुच्छ वाला भाग, ठीक, टेल। तो ये 3 भाग में बटा होता है, आपको पढ़ा दिए हैं। ये ऊपर वाले में पाया जाता है क्या, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम में पाया जाता है हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम। क्या एंजाइम, ये एंजाइम अंडाशय में, ओवम ये है, और ओवम में यहाँ इस ओवम में पाया जाता है, ये ऊपर कोरोना रेडिएटा, इसके ऊपर कोरोना रेडिएटा, क्या, कोरोना रेडिएटा, और इसमें पाया जाता है हाइलुरोनिक अम्ल। जब ये हाइलुरोनिडेज, ये एक्रोसोम का हाइलुरोनिडेज जाके किससे टकराता है, ओवम से, तो ओवम से टकराने के बाद क्या छोड़ देता है, यानी हाइलुरोनिडेज एंजाइम। और जब एंजाइम छोड़ेगा तो ये जा करके कोरोना रेडिएटा के हाइलुरोनिक अम्ल को तोड़ देगा, और तोड़ करके कहाँ घुस जाएगा, अंडाशय में। और जहाँ अंडाशय में घुसा तो इसके बाद पूरे के पूरे अंडाणुओं में संचार हो जाएगा कि क्या हो गया, निषेचन हो गया, सब के सब अंडाणु अब नष्ट हो जाएंगे, या फिर क्रिया नहीं करेंगे, किसी से दोबारा क्रिया नहीं। अगर ये दोनों, एक मान लो दो स्पर्म एक साथ जा करके 2 अंडाणुओं से टकरा गया, माने अगर एक ही टाइम में 2 स्पर्म टकरा गया 2 अंडाणुओं से, तो ऐसी स्थिति में जुड़वा बच्चे। अगर 3 टकरा गया तो 3 भी होते हैं, लेकिन विज्ञान के पास अभी तक उसका जवाब नहीं है। ये अगर 2 स्पर्म एक ही अंडाणु से टकरा गया, जैसे 2 स्पर्म आया और ये दोनों के दोनों एक ही समय में एक ही स्पर्म से टकरा गए, तब भी जुड़वा होगा। और अगर 2 अंडाणुओं से अलग अलग स्पर्म सेम टाइम में आके टकरा गए, तब भी जुड़वा होगा। ठीक, ये जुड़वा बच्चों की कंडीशन है। जब निषेचन हो गया, ध्यान सुनो, जब निषेचन हो गया, अब यहाँ कलर मत पूछना, कौन से कलर का कौन होगा आप पता करना डॉक्टर से ना। हाँ, जीन का प्रभाव होगा वो। अब हो सकता है दोनों एक ही क्या हो, डीएनए अगर सेम रहा तो क्या होंगे, एक ही, क्योंकि अगर स्पर्म एक ही गया टकराया 2 भाग में, 2 माने एक स्पर्म, यानी एक ही स्पर्म 2, हाँ, ओवम में जा करके 2 भाग में टूट गया। यही एक ही स्पर्म इसके केंद्रक में, इसका केंद्रक ही कितने भाग में टूट गया, 2 भाग में। एक ही अंडाणु से 2 स्पर्म जाके टकराए और इसका केंद्रक ही, माने अंडाणु का केंद्रक 2 भाग में टूट गया, तो ये दोनों स्पर्म के
अलग अलग होंगे, चेहरे क्या होंगे, डिफरेंट, क्योंकि स्पर्म दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर एक ही स्पर्म जा करके टकरा गया कितने अंडाणुओं से, 2, तो एक स्पर्म 2 अंडाणुओं से टकराएगा नहीं, टकराएगा तो एक ही से, लेकिन यही अंडाणु अगर बट गया 2 भाग में, जैसे यहाँ से आया एक स्पर्म और टकराया, और टकराने के पश्चात ये अंडाणु 2 केंद्रकों में टूट गया, तो फर्टिलाइजेशन तो हुआ, लेकिन अब ऐसी स्थिति में हम सकल क्या हो जाएंगे, हम सकल। ठीक, ये है। इसके बाद ये लेकिन ये टूटता नहीं है दीवार, इसके ऊपर जो दीवार है, इस दीवार को तोड़ने की क्षमता इसके पास है, क्रोमोसोम के पास। इसमें क्या है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। तभी ये जब टकराएगा तो इसको पहले तोड़ देगा, तोड़ के घुसेगा, और जैसे ही स्पर्म अंदर घुसा अंडाशय में, तुरंत का तुरंत फिर से क्या हो जाएगा, अंडाशय बंद हो जाए। अब दोबारा कोई इसके अंदर घुस नहीं सकता। यानी अब ये क्या हो गया, जैसे ही टकराया घुस गया, यानी अब निषेचन हो गया। अब निषेचन के दौरान 1 हफ्ते बाद यह निषेचित अंडा कहाँ पहुँच जाएगा, यूट्रस, यानी गर्भाशय में। अब यहाँ गर्भाशय में जब यूट्रस में आ जाएगा ये, तो अब यहाँ से चालू होगा गर्भावस्था, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन होगा बंद। अभी तक कौन हार्मोन निकल रहा था, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, 2-3 महिला सेक्स हार्मोन को जागृत करता है, दूसरा स्तनों का विकास करता है, तीसरा अंडाणुओं को बनाता है और उसे वृद्धि करता है। ठीक, अगर ये आके टकरा गया एस्ट्रोजन, जैसे ही निषेचन हो गया, और निषेचन के 1 सप्ताह पश्चात यहाँ गर्भाशय में यानी क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट कहाँ बनता है, यूट्रस में, यानी जाइगोट अगर बन गया, अब जाइगोट यानी युग्मनज बन गया, तो युग्मनज बनने के पश्चात ये डिसएक्टिव हो जाएगा। कौन डिसएक्टिव हो जाएगा, एस्ट्रोजन। एक्टिव आ जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन महिला का दूसरा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन एक्टिव होगा, और प्रोजेस्टेरॉन से देखो पता चल रहा है क्या, प्रोटेक्शन। प्रोजेस्टेरॉन प्रोटेक्शन, प्रोजेस्टेरॉन प्रोटेक्ट, यानी यहाँ लिखें अगर हम प्रोजेस्टेरॉन प्रोटेक्शन, तो आपको समझ में आएगा। ये प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन करेगा क्या भैया, प्रोटेक्शन करेगा। प्रोटेक्शन माने सुरक्षा, गर्भ को, यानी जो यहाँ जाइगोट है उसको अब सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, सुरक्षा। ये जब सुरक्षा प्रदान करेगा तो दूसरी बात, ये डिसेक्टिव कर देगा किसको, एस्ट्रोजन, यानी अब अंडाणु बनना बंद हो जाएगा। अंडाणु अगर बनना बंद हुआ तो यानी इसी अंडाणु की वजह से ये अंडाणु क्या हो रहे थे, हर 28 दिन पे ये बन रहे थे, और बनने के पश्चात ये कहाँ, फैलोपियन ट्यूब से यहाँ आ रहे थे, और जब यहाँ आने लगते थे ना, तो इसकी दीवार पर ब्लड का परत जम जाता है। किसका, ब्लड का। इसकी दीवार पे ब्लड का परत जम जाता है। क्यों, क्योंकि ये माने प्रकृति के द्वारा बनाया गया है कि इस पे परत जम जाएगा जब ब्लड का, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को पोषण कुछ दिनों के लिए यहीं से मिलेगा। क्यों, क्योंकि तुरंत का तुरंत प्लेसेंटा नहीं बनेगा। प्लेसेंटा तो कुछ, जब बच्चा भ्रूण बनेगा थोड़ा सा बड़ा होगा तब क्या बनेगा, प्लेसेंटा यानी गर्भनाल, तब उसको माँ का पोषण मिलेगा, माँ के शरीर से, और ऑक्सीजन भी। अभी नहीं है, जाइगोट बना है, तो इसको पोषण चाहिए कि नहीं, ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, तो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या बन जाता है, ब्लड कैपिलरी आ जाती हैं, इस पे ब्लड का निर्माण करती हैं। अगर यहाँ निषेचन और जाइगोट बना तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं बना यानी यहाँ से स्पर्म गया और निषेचन हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो यही जो है, यही जो ब्लड जमा है यही बाहर आता है, जिसे हम लोग कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हो, पीरियड। यही ब्लड जो जम गया है पोषण देने के लिए, यही बाहर निकलता है, इसी को कहा जाता है क्या, पीरियड्स। और यही पीरियड्स का जो समय काल होता है, देखो पहले सप्ताह में जैसे पीरियड्स मान लो आ गया, तो 1 सप्ताह या 4 दिन 5 दिन जो भी है चलता रहेगा। उसके बाद ये बंद होगा तो फिर से निर्माण किसका चालू हो जाएगा, अंडाणु। मान लो पीरियड आया, इसके बाद 4 दिन चला, 5 दिन, इसके बाद बंद हुआ, तो फिर बनना चालू हो जाएगा क्या, अंडाणु। अब अंडाणु बनना चालू हुआ, तो अब देखिए ये पहले से 1 से 7 दिन जब बनना चालू हुआ, यानी पीरियड खत्म हुआ, मान लो 1 से 5 दिन चला, उसके बाद पीरियड खत्म हुआ, अंडाणु बनना चालू हुआ, तो पहले से 7 दिन, जैसे ही पीरियड खत्म हुआ उससे 1 से 7 दिन तक ये अंडा बनना चालू होता है। इमेच्योर एग है, यानी अभी बन ही रहा है, अभी छोटा छोटा बन रहा है, इमेच्योर है। तो यानी इस समय को क्या माना जाता है, ये असुरक्षित काल माना जाता है। आपके यहाँ दिया है किताब में
ना, दो तरीके का, एक परमानेंट, एक अस्थाई, एक अस्थाई। अस्थाई ये है, अस्थाई इसमें चांस है कि क्या हो जाए, प्रेग्नेंट महिला हो जाए। इस वाले समय काल को माना जाता है सेफ, माने एकदम सेफ नहीं है, वहाँ दिया भी है कि इस वाले समय काल को सेफ माना जाता है, लेकिन 100% सेफ नहीं है। तो ये 1 से 7, फिर 7 से 14, ये वाला एकदम बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ अगर निषेचन हुआ, स्पर्म अंडाशय से टकराया तो 100% निषेचन हो जाएगा ना। अगर कोई मान लो कमी नहीं है, महिला या पुरुष में कोई कमी नहीं है, तो 100% यहाँ क्या हो जाएगा, निषेचन। इसके बाद वाला 7 से 14 से 21 दिन वाला, ये भी समय काल ऐसा है जिसमें 100% निषेचन होगा। इसके बाद अब अंडा क्या हो गया है, खराब। अब अंडा धीरे धीरे क्या हो गया है, खराब, माने 21 से 28 दिन वाला काल, ये वाला समय काल यानी अंडा क्या हो गया है, खराब। अब ऐसी स्थिति में भी निषेचन होने का चांस कम है लेकिन कम, इन दोनों में कम। तो यानी इसे माना जाता है सेफ जोन। इसे क्या कहते हैं, सेफ। यह अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। अस्थाई के लिए या तो आप ट्यूबोकोटॉमी करा लो या फिर वैस्कोटॉमी, यानी पुरुष का नसबंदी करा दो और महिला का नलबंदी। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है अस्थाई। परमानेंट इलाज माने अब बच्चा नहीं होगा। ठीक, ये वाला समय समझ गए ना। अब ये देखो, अगर मान लो इस हफ्ते में टकराया नहीं, इस हफ्ते में भी नहीं टकराया, इस हफ्ते में भी नहीं टकराया, निषेचन नहीं हुआ, इस हफ्ते में नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो अंडा बना है ये क्या होगा, बाहर निकलना चालू होगा, जिससे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स। ठीक, या इसी को कहते हैं रजोधर्म या रजोधर्म कब कहेंगे, रजो दर्शन। पहली बार किसी महिला को जब पहली बार पीरियड्स आता है तो उसको कहते हैं रजो दर्शन। ये पूछा प्रश्न है। ठीक, ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया ना, ये पूरा कैसे कैसे। अब देखो यहाँ पे जाइगोट बना, कभी कभी भैया इस वजह से यहाँ जो है इसे सर्विक्स कहते हो, ये रास्ते जिस रास्ते से स्पर्म अंदर प्रवेश करता है उसे सर्विक्स या ग्रीवा कहते हो, सर्विक्स ना। कभी कभी जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये सर्विक्स में कुछ क्या हो जाता है, इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन की वजह से ही पूरा यूट्रस खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर पूरे यूट्रस को काट कर निकाल, अब यूट्रस काट कर निकाल दिया तो बताओ निषेचन तो होगा लेकिन बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो उस महिला को बार बार माने महिला को बच्चा होगा ही नहीं, तो डॉक्टर कह देगा कि इस महिला का क्या निकाल दिया गया है, क्योंकि कैंसर हो जाएगा इसमें, अगर निकालेगा नहीं तो यानी बच्चेदानी में क्या हो जाएगा, कैंसर, अब महिला की मौत हो जाएगी। तो इसीलिए इस बच्चेदानी को यानी गर्भाशय को ही काट कर निकाल दिया जाता है। या फिर कभी कभी इसमें गांठ पड़ जाती है या ये छोटा हो जाता है तो ये बच्चे को पालने के लिए सेफ नहीं रहता, यानी उस महिला को देखेंगे 3-4 महीने बीतेगा, लड़का क्या हो जाएगा, खराब। तो इसमें ये छोटा है, ये गर्भाशय क्या है, छोटा। तो एक इलाज किया जाता है। मेढक जो है ना, 2 प्रकार का निषेचन होता है, एक को कहते हैं बाह्य निषेचन, एक को कहते हैं आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन, अगर बाहर निषेचन हो जाए तो उसे कहते हैं बाह्य। जो मछली होती है और मेढक ना, ये अंडे को बाहर उगल देते हैं और मछली माने नर वाला अपना स्पर्म यानी उगल देगा और महिला अपना, तो वहाँ जाके निषेचन हो जाएगा और बन जाए। इसी को देख करके ये देखा गया कि जिस महिला का बच्चेदानी खराब हो गया है उसके यहाँ अंडे का निर्माण होगा कि बंद हो जाएगा, अंडे का निर्माण होगा। तो इसके अंडे को डॉक्टर सुई से निकाल लेता है। अब सुई से वो अपने हिसाब से निकालते हैं, ये मत पूछना कैसे निकाल लेते हैं ना। अब निकाल लेंगे और स्पर्म, पुरुष अपना स्पर्म देगा, इसको एक ट्यूब में ऐसे एक करके ट्यूब रहेगा, उस ट्यूब में निषेचन करा देंगे, तो उसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब, IVM कहते हैं कि IVF कहते हैं, IVF ना, IVF कहते हैं या टेस्ट ट्यूब, इसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब, समझ गए। तो ये है टेस्ट ट्यूब। यानी अब देखो इस महिला की मजबूरी है, इस महिला की क्या है, मजबूरी, क्योंकि इसका यूट्रस काट कर निकाल दिया गया। इसका यूट्रस जब काट कर निकाल ही दिया गया तो अब इस बेचारी को रखने का जगह नहीं, क्योंकि इसके अलावा कहीं बच्चे का पालन पोषण होगा ही नहीं। यहाँ जब बच्चा आता है जाइगोट ना, तो सबसे पहले उसमें 3-4 चीज़ों का विकास होता है। 4 से 7वें सप्ताह में हार्ट बन जाएगा, हाँ ना, 4 से 7वें सप्ताह में हार्ट, उसी समय उल्टी आने लगता है। दूसरी बात, यहीं पर बनना चालू होता है प्लेसेंटा। बच्चे को आप जब देखे होंगे छोटा बच्चा, तो
जब भी पैदा होता है तो उसकी बोडरी को यानी नाभि में एक रस्सी लगी रहती है, उस रस्सी को बगल बगल क्लिप लगा करके काट दिया जाता है, उसी को कहते हैं प्लेसेंटा। बच्चा भी देती है गाय भी, तो आपने देखा होगा कि प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा को काट दिया जाता है। तो प्लेसेंटा को काट कर इसी से पोषण मिल रहा था बच्चे को, माँ के जितना भी खा रही थी वो पोषण किससे मिल रहा था, प्लेसेंटा से, गर्भनाल से। और दूसरा, इसी से बच्चे को ऑक्सीजन भी मिल रहा था। इसी से बच्चे को क्या मिल रहा था, ऑक्सीजन और पोषण देने का काम कौन कर रहा था, प्लेसेंटा। क्या नाम है, प्लेसेंटा। ठीक, प्लेसेंटा ऑक्सीजन और पोषण, O2 और पोषण देने का काम कर रहा था। और बताओ, यहाँ पोषण के अलावा भी इसमें कोई दिक्कत न हो, इसीलिए भगवान ने उस बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया है क्या, खोल। इस खोल का नाम है इम्यूटिक सैक। क्या नाम है, इम्यूटिक, इम्यूटिक सैक। सैक माने होता है झिल्ली, थैली, इम्यूटिक सैक, इम्यूटिक सैक। इस सैक को ये सैक बच्चे के ऊपर रहता है। कभी गाय भैंस बच्चा दे तो देखोगे पहले पानी आता है ना, जिसे क्या कहते हो, खेड़ी गांव में कहते हैं ना, वही बाहर आता है। तो आपने देखा होगा कि पतला झिल्ली रहता है, उसी झिल्ली में कौन रहता है, बच्चा। ठीक, तो ये झिल्ली में ही कभी कभी डॉक्टर, आप बच्चा स्वस्थ है कि नहीं इसके लिए आप क्या कराते हो, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आजकल कुछ लोग पैसा ले करके क्या कर देते हैं, जांच कर देते हैं और बता देते हैं लड़का है कि लड़की। तो इसी झिल्ली में झांक कर करते हैं, इसीलिए कहा जाता है इम्यूटोसेप्टोसिस। इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूटोसेप्ट, माने बच्चे के लिंग का जांच करना क्या कहलाता है, इम्यूटोसेप्टोसिस, इम्यूटोसेप्टोसिस। ठीक, इम्यूटोसेप्टोसिस कहलाता है। ये था। अब देखो दूसरी कहानी कि आजकल ना लोग स्मार्ट दिखने के लिए, क्या दिखने के लिए, स्मार्ट, क्योंकि जब इसमें बच्चा पलेगा ना तो पेट थोड़ा सा क्या होता है, बाहर आ जाता है, और यूट्रस थोड़ा, यानी ये गर्भाशय, यानी इस ये क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय बाहर आने से, थोड़ा पेट बाहर निकलने से यहाँ दरारें पड़ जाती हैं और पेट थोड़ा सा लूज हो जाता है ना, टाइट नहीं रह जाता, लूज हो जाता है। तो जो आजकल की हीरोइनें हैं तो क्या कराती हैं, सेरोगेसी। सेरोगेसी क्या है, अपना अंडाणु और अपने पति का स्पर्म टेस्ट ट्यूब में दे देंगी, और टेस्ट ट्यूब में दे करके इसमें जब टेस्ट ट्यूब में हो जाएगा तो अब दूसरी महिला को पकड़ेंगी जो गरीब है बेचारी, उसको 5,000 10,000 महीने का देंगी कि आप मेरे बच्चे को क्या करिए, अपने पेट में रख लीजिए। तो महिला गरीब है बेचारी, तो क्या करती है, बच्चे को अपने किसमें स्थान देती है, यूट्रस यानी गर्भाशय में। तो यहीं पर बच्चे का पालन पोषण होता है दूसरे महिला के पेट में ना। तो बाद में फिर वही बच्चा इज्जत करना बंद कर देता है। इज्जत करेगा, अरे दर्द कौन सहा है, दर्द दूसरी महिला सही है, तब तू तो उछड़त रहू, तो बाद में इज्जत न करे, है कि नहीं। तो बाद में फिर सही बात है, रियलिटी यही है भैया। अगर आप सोचो आपने दर्द नहीं सहा तो क्या जानोगी माँ का ममता क्या है। अब माँ का ममता तो इसी से पता चलेगा। अरे भैया, माँ जब रोती है ना, पहली बार अगर बच्चा रो दे, जब शुरू में पैदा होता है तो डॉक्टर देखो टांग को पकड़ करके पीटते हैं कि लड़का क्या होने लगे, रोने लगे। तो माँ को और पिता को बहुत खुशी मिलती है कि हमारा बच्चा एकदम स्वस्थ है। नहीं रोता तो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, दबाने उबाने लगते हैं। छोटा सा वीडियो आप देखिएगा कभी ना, नहीं रोता तो उसको बार बार ऐसे हिलाते डुलाते हैं ना, और रो दिया तो खुश होते हैं। यही एक बार ऐसा होता है जो माँ बाप बच्चे के रोने पे खुश होते हैं, बाकी कभी खुश होते नहीं हैं, जान लो ना। अगर आप रो दोगे तो आपके माँ बाप एकदम निराश हो जाएंगे, लेकिन इस समय एकदम मस्त खुश हो जाते हैं, वो रोने लगा ना। तो आप समझ गए। तो यानी ये बच्चे को दूसरी महिला का गर्भ का उपयोग किया गया, और स्पर्म और ओवम दूसरे लोगों का था, इसी वजह से इसको कहा जाता है सेरोगेट मदर। बहुत सी महिलाएं ये की हैं जो स्मार्ट दिखती हैं। हीरोइन तो ज़्यादा स्मार्ट दिखने चाहती हैं कि हमारा कुछ ना हो, एकदम मस्त जैसे हैं वैसे रहें, फिटनेस हमारा बरकरार रहे। क्योंकि बच्चा पैदा करने के बाद ये जो पेट है ना, ये पेट का थोड़ा सा इसमें दरार पड़ जाता है और थोड़ा अजीब हो जाता है। इसी वजह से ये सेरोगेसी प्रचलन में है। सेरोगेसी किसे कहते हैं, समझ में आया। सेरोगेसी मतलब टेस्ट ट्यूब में क्रॉस करा देंगे, टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब के माने इसका जो 1 हफ्ते तक ये क्या बनेगा, जाइगोट, और इस जाइगोट को कहाँ, दूसरी महिला के गर्भाशय में रख देंगे, और 9 महीने तक उसको पैसा देते रहेंगे, खाना अच्छा देते रहेंगे, जैसे हमारा बचवा एकदम मस्त रहे ना। क्योंकि जितना अच्छा महिला खाना खाएगी उतना अच्छा बच्चा रहेगा। अब जो धनी लोग हैं वो अपनी पत्नी को तो
सोच रहे हैं उनकी पत्नी स्वस्थ रहे, दूसरे को बीमार रहे तो उसका ध्यान भी देते हैं। फिर क्यों, अगर उस महिला को कुछ हुआ तो इस बच्चे को भी होगा, तो इसीलिए इसको मस्त खाना वाना देते हैं। अब गरीब महिला है, वो सोचिए एकदम VIP, एक 9 महीने क्या मिलेगा, मस्त खाना मिलेगा और 10,000 12,000 महीने का मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रख दो, तो इसी में रख लेती हैं। विकलांग होइए तो छोड़ देती, उनका थोड़ी ना, अच्छा हुआ तो ले जाएंगी, खराब हो गया तो फिर झेलो आप, ये है, क्या जानोगे। लेकिन आप केस कर दोगे तो फंस जाएंगे। क्यों, क्योंकि माता पिता का DNA, हीरो हीरोइन का DNA उसमें है। अब हीरो हीरोइन हम बोल रहे हैं, हीरो हीरोइन को आप कुछ भी ले सकते हो, ये मत सोचना बड़े हीरो हीरोइन, कोई भी जो हीरो बनना चाहता हो। हीरो माने क्या, वास्तव में जो हीरो हैं कौन है, वास्तविक हीरो जो सीमा पे खड़े हैं, सीमा पे जो हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, वास्तविक हैं। ये जो हीरो देख रहे हो टू 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 कर रहे हैं ना, खड़ा कर दो टू हो जाएंगे, समझ गए। हाँ, ये कंप्लीट। अब बोलो। नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको पोषण केवल मिलेगा, कुछ भी बच्चे को माँ से केवल पोषण मिलेगा, न तो उसका DNA सेम है, क्योंकि DNA से ही किसी भी चीज़ का निर्माण होगा। अब माता पिता DNA तो किसके हैं, इसीलिए तो कहें आप केस कर सकते हो। महिला अगर मान लो सेरोगेट मदर ली, अब सेरोगेसिम उसने लिया है, अब वो पता चला अपाहिज हो गया, तो अब जो हीरो हीरोइन ने अपना जाइगोट दिया था, माने उसने ओवम, इसने अंडा शुक्राणु दे दिया था निषेचन करा के, अब पता चला उसका बच्चा क्या हो गया, अपाहिज। अब लेने ही नहीं जाएंगी, तो लेने नहीं जाएंगी, जो सेरोगेट मदर है वो क्या कर देगी, इनके ऊपर केस कर देगी। अब जब केस कर देगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इनको, समझ गए। तो अब इनको देना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा अपने बच्चे को। और दूसरी बात, यहाँ जब अब जिस महिला के पेट में रखा गया है उसको भी ये मत सोचो निषेचन नहीं हुआ तो एस्ट्रोजन बनना उसका भी बंद हो जाएगा, और कौन एक्टिव हो जाएगा, क्यों। अब ये आप पूछ सकते थे कि सर जी कि ये पता चला मान लीजिए निषेचन तो नहीं हुआ, तब इसका मतलब एस्ट्रोजन तो बनना चाहिए, अंडाणु तो बनना चाहिए, नहीं बनेगा। जैसे ही यहाँ गर्भाशय में कोई चीज़ आया तुरंत ये एक्टिव हो जाएगा, और गर्भाशय एक्टिव होते ही क्या डिसएक्टिव हो जाएगा, एस्ट्रोजन, और क्या चालू हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। और इस महिला में जो जो लक्षण आपको दिखते हैं सब कुछ होगा। बच्चा पैदा करने के बाद इस महिला को दूध भी होगा ना, अपने बच्चे को पिलाने के लिए। हाँ, एस्ट्रोजन बंद करने के लिए एंजाइम नहीं छूटता, वो प्राकृतिक रूप से जो भी होगा भैया पढ़ लेना, देख लेना, आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। और दूसरा अंतिम हार्मोन निकलता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। ये अंतिम हार्मोन निकलेगा रिलैक्सिन। कौन, रिलैक्सिन ना वजाइना को ढीला कर देगा। किसको, वेजाइना को ढीला कर देगा, जिससे बच्चा आसानी से पैदा हो सके, दूसरा कभी कभी बच्चा उल्टा हो जाता है। उल्टा और सीधा किसे कहते हैं, अगर पैर के बल पैदा हुआ बच्चा तो उसे कहेंगे उल्टा बच्चा है, अगर सर के बल पैदा हुआ सीधा। उल्टा क्यों कह दिए, क्योंकि देखो अगर ऐसे पैर के बल पैदा हुआ तो हाथ फंसने का चांस है, किसमें, ग्रीवा में, यानी सर्विक्स में हाथ फंस जाएगा, और ऐसी स्थिति में महिला या बच्चे की मौत हो जाएगी। या तत्काल आप क्या करो, ऑपरेशन। सिजेरियन 2 प्रकार का होता है, यानी ऑपरेशन 2 प्रकार का, एक इसका यहीं पे फाड़ करके डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो, और एक यहाँ पर किया जाता है ग्रीवा में। इस ग्रीवा में जब किया जाता है तो ये नॉर्मल ऑपरेशन है, यहाँ टाका लगा दिया जाता है 2 3 4 5, और बच्चे को निकलने के लिए, जैसे बच्चा मोटा है निकल सके आसानी से तो यहाँ टाका मार देंगे, निकल आएगा, फिर बाद में यहाँ सिल लेते हैं ना, डिजॉल्वेबल टांका से सी देंगे, और सीने के बाद ये बाद में फिर से अपने स्थान पे एक्टिव हो जाएगा, सही जैसे था वैसे हो जाएगा। ठीक, ये ग्रीवा सर्विक्स। अब आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पीरियड्स बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया ना। ये कैसे कैसे क्या होता है कि रिलैक्सिन क्या है पूरा। आज हम लोगों ने मादा जनन तंत्र कंप्लीट कर लिया, प्लेसेंटा भी बता दिए। अब बताओ, निषेचन एक बार इस तरफ होगा, एक बार इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं, बोलो बच्ची। चलो देखो, अब देखो ये हो गया कंप्लीट आपका नर जनन मादा जनन कंप्लीट। अब कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको जानना है, जैसे अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो कुछ आपको, जैसे क्या, यहाँ देखो उतार लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक, ले बच्ची, तुमको लेना है, वहाँ से खींचते हो रोज़, फूट गई मोबाइल, ठीक है, बढ़िया है, पीठी तरी सोई गई मम्मी हाँ
अच्छा चलो देखो, अब ये ध्यान से सुनो, यानी अब अगला बच गया आपका, ये कंप्लीट हो गया जनन, नर जनन मादा जनन कंप्लीट। अब माने जैसे आपको गर्भ को रोकना है, यानी इसका गर्भ को रोकना है तो इसकी दो विधियां हैं, अस्थाई विधि और अस्थाई। तो गर्भ धारण को रोकने की विधियां, गर्भ, पहले लिंगानुपात जान लो। लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुष पर महिला की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग। बताओ लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात। केरल में साक्षरता दर सबसे अच्छा है। लिंगानुपात भारत में इस समय देख लेना, ये चेंज होता रहता है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? देखो शायद केरल ही में है क्या? डालो, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? केरल में ही होगा, क्योंकि शिक्षा साक्षरता दर सबसे ज़्यादा वहीं है और बदलता रहता है लिंगानुपात। घबराओ, लिंगानुपात समझ में आया? अगर कोई पूछेगा लिंगानुपात किसे कहते हैं, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात। तो देखो, गर्भ को रोकने की विधियाँ, गर्भ को रोकने की विधियाँ, रोकने की विधि, देखो दो विधि होगी, एक अस्थाई एक अस्थाई। इसी को कहते हैं परिवार नियोजन। माने बच्चे को कम से कम रखना ही क्या कहलाता है? परिवार। माने घर में 1-2 बच्चे हों तो उसी कहते हैं परिवार नियोजन। बहुत पहले से चलाया जा रहा है, लेकिन आज तक भारत में परिवार नियोजन नहीं हुआ न। अगर किसी को लड़की हो गई पहली, तो दूसरी भी लड़की, तीसरी भी लड़की, चौथी भी लड़की, 5वीं भी लड़की, 6वीं भी, 7वीं, 8वां, जब तक लड़का नहीं होगा ना। क्योंकि भारत कैसा प्रधान है? पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान। तो लड़के के चक्कर में 9-9, 10-10, 12-12, पहले के समय में 10-10, भारत में पहले के समय में 10-10 लड़कियां हुई हैं लड़के के चक्कर में। ठीक, यहाँ अब देखो अस्थाई विधि, अस्थाई, अस्थाई विधि और दूसरा अस्थाई विधि, अस्थाई विधि और अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई एक ही विधि। अंग्रेजी में आप लोग मार्कर लाते होंगे, एक मार्कर, कच्चा मार्कर को क्या कहते हो? परमानेंट। ये परमानेंट है अस्थाई, परमानेंट, और अस्थाई को टेम्परेरी, टेम्परेरी, टेम्परेरी और अस्थाई। तो ये देखो टेम्परेरी में कई चीज़, हाँ केरल ही बताया है ना। अभी भी देखो साक्षरता दर भी सबसे अच्छा है वहाँ का। तो जहाँ सब लोग साक्षर होंगे वहाँ के लोग स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो अस्थाई विधि क्या क्या है, ध्यान सुनो। अस्थाई विधि ऐसी विधि जिसमें 100% चांस नहीं है कि सही हो ना, उसे कहते हैं अस्थाई विधि। जैसे कॉपर टी, कॉपर टी, या कॉपर टी को और क्या कहते हो? लूप, इसी को कहते हैं लूप। ये देखो लूप क्या होता है, ये है। ठीक, ये मान लो यहाँ गर्भाशय है, ये अभी आप बनाए थे पूरा फिगर ऐसे ऐसे करके। अब आप जानते रहो, ये फिगर तो जान गए हो ना। यहीं पर वेजाइना के रास्ते एक टी डाल दिया जाता है, टी आकार का, कॉपर टी। अब स्पर्म तो जाएगा लेकिन टकरा के वापस आ जाएगा, तो यानी जाने का रास्ता नहीं। कभी कभी अब इधर से पकड़ा नहीं रहता, थोड़ा भी इधर हुआ, क्योंकि स्पर्म बहुत छोटे हैं, माइक्रो में है। आपको लिखवाए थे 60 माइक्रोमीटर, 60 माइक्रो। अब वहाँ से अगर एक भी इधर उधर गया तो अस्थाई, इसीलिए इसको कहते हैं, यह अस्थाई विधि है। टेम्परेरी माने टेम्परेरी है, तो न यह हमेशा के लिए नहीं है। 2-3 साल बाद ये कॉपर टी को हटवाना भी पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? कैंसर होने का खतरा है। दूसरा, कुछ गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जैसे माला डी है, माला डी, सहेली है, पल्स है, सहेली ना, लेकिन इनका साइड इफेक्ट भी है, इनका साइड इफेक्ट, पल्स, हाँ साइड इफेक्ट, नुकसान भी बहुत तेज है। इस वाली गोली का तो सबसे ज़्यादा नुकसान है ना, ये माला डी। ठीक, आगे और भी है, और एक है निरोध, निरोध का उपयोग, लेकिन ये सब अस्थाई विधि है। ठीक, अस्थाई विधि। और क्रीम भी है, जेली भी है, पुरुष के लिए क्रीम आता है, जेली आता है, कई गोलियां आती हैं, ये सब अस्थाई विधि के अंतर्गत आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि हो ही न बच्चा, तब
टेम्परेरी इलाज है, यानी परमानेंट इलाज क्या है? नसबंदी और नलबंदी। नसबंदी, 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 नसबंदी और नलबंदी। नलबंदी, नलबंदी क्यों? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब है, ट्यूब यानी नली है, तो फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। किसको? तो इसी को कहते हैं नल, ट्यूबैकोटॉमी, ट्यूबैकोटॉमी, ट्यूबैकोटॉमी। आपके किताब में गलत दिया है, आपकी किताब में दिया है दोनों को नसबंदी, दोनों को नसबंदी दिया है, तो आप किताब में बनाइएगा जहाँ ट्यूबैकोटॉमी लिखा है, जहाँ महिला लिखा है वहाँ आप कर दीजिएगा क्या? नलबंदी, क्योंकि ये ट्यूब है। अगर आपको याद हो तो ये फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब को देखो यहाँ करते क्या है, यहाँ काट देते हैं और काट करके इसको बांध दिए। अब जो यहाँ अंडाणु बन रहा था वो लेके कौन जा रहा था? यही नली। अब अंडाणु को लेके जाएगा ही नहीं, यहीं पे बंधा हुआ है, तो अब यहाँ अंडाणु आएगा नहीं तो निषेचन होगा नहीं। ठीक, ये पहला है ट्यूबैकोटॉमी, यानी क्या? नलबंदी। हाँ नहीं, इस स्थिति में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ हाँ, नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, निकलने का रास्ता नहीं है ना। ये रास्ता डॉक्टर वो करते हैं भैया, ये नहीं है कि अंडाणु बनेगा और यहीं रह जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगी औरत। ये यहाँ से जब करते हैं ऑपरेशन ना, तो ऐसा व्यवस्था करते हैं कि यहाँ न पहुँचे, बस केवल यहाँ पहुँचेगा, यानी इस नली में ना आए। इसके अलावा, इस नली के अलावा भी क्या ये भैया, ये नली के अलावा जो नली है, इसके अलावा क्या है? अगल बगल कोई रास्ते नहीं है, केवल नली को छोड़ करके। इस नली के बगल भी एक पतला पाइप होता है। ठीक, इस नली के पाइप में भी अंडाणु आता है, लेकिन इस वाले अंडाणु से निषेचन नहीं होता। तो ये केवल यही वाला काटते हैं, ये वाला अंदर वाला। जैसे आप देखो, कभी आप तार देखे होंगे, तार में देखो एक तार अंदर गया है, ऊपर वाला तार, तो अंदर वाले तार को काटा गया है, ऊपर वाला तार व्यवस्था करते हैं, इस हिसाब से काटते हैं कि ऊपर वाला न कटे। यानी ये मोटा तार मान लो, ये मोटा तार, और इसमें जो नली, पतली वाली नली है, ये है ट्यूब, ये ले जा रहा है अंडाणुओं को, इसी को काट के बांधते हैं। और यहाँ जब बना तो यहाँ काट के बांधे हैं, तो यहाँ खुला छोड़ देते हैं इस तरफ, और ये जाएगा किसमें से? अब यहाँ नहीं होगा, होगा तो केवल फैलोपियन ट्यूब में। यही तो कह रहे हैं आपको कि निषेचन केवल कहाँ हो सकता है? फैलोपियन ट्यूब, यहाँ नहीं होगा। ठीक, इस हिसाब से इलाज करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी ना। फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो, ये फैलोपियन ट्यूब का बाहरी लेयर है, और कहाँ होगा निषेचन? आंतरिक लेयर में। बाहरी लेयर में वो माहौल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर और डाउन है, यहाँ इस वाले का टेम्परेचर सही है। हाँ, महिला को पीरियड आएगा। ठीक, यहाँ ये जान लो, इस वाले में। हाँ, क्या हुआ? अब वो तो हमको नहीं पता, पूछना। तो गर्भाशय, अब वो तो अब हमको नहीं पता। ठीक, अब ये आएगा, ये भैया ये आएगा, ये जान लो, पीरियड्स आएगा। ये हम फिर बोल दे रहे हैं, ध्यान से आप पूछना अपने परिवार में, ये कोई गलत बात नहीं है। ये काट के जब नली निकालता है ना, ये वाला, इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम है, तो यहाँ निषेचन होगा। इस नीचे वाले का टेम्परेचर शरीर से जुड़ा है, तो 37 डिग्री सेल्सियस है, और 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म यहाँ खराब हो जाएगा। तो यानी नीचे वाले में तो आएगा, अंडा देखो बना यहाँ, और इस नली में न जा करके नीचे वाली नली में आ गया, क्योंकि वो नली क्या कर दिया गया है? ये वाली नली बांध दी गई है, तो वहाँ नहीं जाएगा। तो देखो थोड़ा बड़ा बनाए तब समझ में आएगा आपको। ये मान लो है, ये सही है, ट्यूब बना दिए। अब इस ट्यूब के अंदर एक ट्यूब है ये, और इसी में से जा रहा था कौन? अंडाणु। ये अंडाणु इसमें से जा रहा था, इसको यहाँ काट दिया गया, और काट करके इसको बांध दिया गया। अब जब काट के बांध दिया गया, तो ये देखो, ये वाला स्पर्म आएगा, केवल यहीं तक स्पर्म आ सकता है, यहाँ तक। तो अब ये कैसे जाएगा? यहाँ से। माने कभी कभी नारी टूट जाती है, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से अब जाएगा, अब इधर से जाएगा। अब ये यहाँ निषेचन नहीं कर सकता। निषेचन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका तापमान 37 डिग्री से ज़्यादा है, और जब ज़्यादा है 37 डिग्री से, तो स्पर्म अपने आप क्या हो जाएगा? खराब। अब यहाँ से ये जा करके फिर गर्भाशय से बाहर निकल जाएगा, यानी पीरियड आता रहेगा।
ठीक, पीरियड्स बंद नहीं हुआ, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद भी पीरियड आता रहेगा। ठीक, आप घर पे पता करना, पूछ लेना, ये कोई गलत बात थोड़ी ना है। ये अगला है नसबंदी। नसबंदी को कहते हैं वैस्कोटॉमी। वैस्कोटॉमी, क्यों वैस्कोटॉमी कहते हैं भैया? क्योंकि जो नस काटी जाती है पुरुष का, उस नस का नाम है वैस, डिफरेंस क्या है वैस, तो उसी को काट करके बांध दिया जाता है। स्पर्म तो बनेगा लेकिन अब बाहर निकलने का चांस नहीं ना। हाँ, इसमें दिक्कत ये है कि इसमें भी नस को काटे हैं, तो एक लेयर को काटते हैं, ये सोचो कितना करें, यानी स्पर्म अब भी, यानी स्पर्म यहाँ पे क्या हो गया, बांध दिया गया। ठीक, ये वाला जल्दी कोई कराता नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें बीमार रहने लगता है आदमी। पुरुष वाला जब कराएगा ना तो बीमार ज़्यादा होने लगता है, क्यों? क्योंकि अब स्पर्म नलीवई बांध दिया गया, अब स्पर्म बना और वहीं पे सड़े खराब होगा, तो इस स्थिति में आदमी ज़्यादा बीमार होने लगता है। इसीलिए देखते होंगे आप लोग, पुरुष नसबंदी बहुत कम होता है और नलबंदी ही ज़्यादा होता है। समझ गए? ये है पूरा कंप्लीट। अब एक और बच गया, यौन संबंधी रोग। यौन संबंधी रोग, तो यौन संबंधी रोग क्या है? देखो ध्यान से सुनना। यौन संबंधी रोग में सबसे खतरनाक रोग है HIV। कौन? HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और इसी को कहते हैं एड्स। AIDS, एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम में एस रहेगा क्या? हाँ, SYN, सही है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसमें वायरस जो होता है उसका नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यानी सबसे पहली बात तो आपको ये पता चल गया ये कैसा जनित रोग है? वायरस जनित रोग है। कैसा? वायरस जनित रोग। ये वायरस जनित रोग है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह देखिए, यह पहले बंदरों में फैला था। बंदरों में, जैसे जानवरों में कोई जाति का पहचान नहीं है उनमें भाई बहन का, तो ये ऐसी स्थिति में बंदरों में ये पहले फैला। बाद में कुछ महाराष्ट्र या शायद अपने ही भारत में कहाँ देखने को मिला था, गूगल कर लेना ना। हाँ, महाराष्ट्र या दिल्ली में देखने को मिला था। ट्रक ड्राइवर था ना, वो अनेक कई दिनों तक बाहर रह रहा था, जिस वजह से वो बाहर कहीं गया होगा, संबंध बनाया होगा, जिस वजह से उसको क्या हो गया, यही HIV। HIV क्या होता है? जब किसी महिला को एड्स है या किसी पुरुष को एड्स है, जिस महिला को एड्स है, अगर किसी ने उसके साथ संबंध बनाया तो ऐसी स्थिति में उस पुरुष को HIV हो जाएगा। या फिर जैसे किसी पुरुष को क्या है, HIV है, वो बाल कटाने गया और उसको क्या हो गया, कट गया, और कटने के बाद वही माने उसी पत्ती से, जिस पत्ती से उसको कट गया था, उसी पत्ती से दूसरा कोई बाल बनवाने गया और उसको भी कट गया, और उसका ब्लड उसके ब्लड से टच हो गया, तो उसको भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? HIV वायरस। लेकिन यह खाने पीने से, जूठा खाने होने से नहीं फैलेगा। दूसरा, ब्लड जब तक कनेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, मान लो किसी को सुई लगाया गया और वही सुई, उसको एड्स है, वही सुई दूसरे को लगा दिया गया, तब भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। ठीक, तो एड्स, अगर एड्स से पीड़ित व्यक्ति है तभी दूसरे को, अगर उसका ब्लड दूसरे के ब्लड से संपर्क में आया तब हो जाएगा क्या? एड्स। एड्स क्या किसको घायल करता है? तो WBC के T लिम्फोसाइट को, WBC के T लिम्फोसाइट जो मारने का काम कर रहा था, पढ़ा दिए हैं, यही मारता था। अब अगर यही WBC को पुलिसमैन कहते हैं, यही मारने का काम कर रहा था, प्रतिरक्षा तंत्र इसे कहते हैं शरीर का, और यही मार रहा था WBC, और इसी पर अटैक कर दिया कौन? HIV वायरस। और इसको जब कमज़ोर कर दिया तो शरीर में जो मारने वाला काम है वो कोई कर नहीं पाएगा। अब व्यक्ति को छोटा मोटा बुखार भी होगा तो ठीक नहीं होगा। इसका कई दवा आता है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वहाँ दिया है किताब में, आप पढ़ लेना। इसका दवा लगातार खाते रहोगे तो आप कंट्रोल में रहेगा, लेकिन अब ये ठीक नहीं, जड़ से इलाज इसका संभव नहीं है। इसका टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट, लिख दें हिंदी में एलिसा।
एलिसा टेस्ट, एलिसा जांच। एलिसा टेस्ट से पता चलता है कि किसी को एड्स है कि नहीं। ठीक, एलिसा टेस्ट। तो HIV वायरस समझ गए। यानी अब कैसे कैसे होगा, अगर किसी पुरुष को है और वह किसी महिला के साथ संबंध बना लिया तब उस महिला को हो जाएगा, या किसी महिला को है और पुरुष ने संबंध बनाया तो उस पुरुष को हो जाएगा ना। ये एक कंडीशन है। और दूसरा तीसरा कंडीशन ब्लड वाला, बस इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। तो एड्स भी समझ में आ गया। एड्स में कौन सी कोशिका घायल होती है? टी लिम्फोसाइड। टी लिम्फोसाइड तो आपको नॉर्मल खांसी जुखाम बुखार होगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। ये था एड्स। अब हम लोगों का अगला चैप्टर है, ये चैप्टर आपका फिनिश। अगला चैप्टर है जीनेटिक्स, ठीक, आनुवांशिकी। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कल।